हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और वहाँ पर ये भी बताया था कि हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम पाए जाते हैं जो अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है रेस्पिरेशन की, अब ये रेस्पिरेशन क्या है, वो सब कुछ इस चैप्टर पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या है, तो देखो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन। ठीक, तो हमने फूड खाया था और वो डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद एसिमिलेट किया। एसिमिलेट मतलब उसके जितने भी न्यूट्रिएंट निकले बॉडी के हर एक सेल में उसको पहुंचा दिया। ठीक है, अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, फूड से मिलती है, ये हमने बताया था। ठीक है, अब वो कैसे ब्रेक डाउन होती है, ठीक, तो उसके बारे में हम रेस्पिरेशन में जानेंगे। अब देखो रेस्पिरेशन में टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है जो हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स हम लोग सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो एक प्रोसेस हो गई। अब जब हम सांस लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन से हम न्यूट्रिएंट को, जो हमने ग्लूकोज खाया है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो गया है, उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद क्या हुआ, टूटेगा कैसे, ये ऑक्सीजन जो हम लोग ले जाते हैं टिश्यू के पास, वही ऑक्सीजन इसके साथ मिलके तब ये ब्रेक डाउन होगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का यूज़ हम लोग कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सहेल करते हैं। मतलब एक बार हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन ले लिया, अब एक्सहेल वापस हम लोग सांस छोड़ते भी तो है, तो छोड़ने में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी टिश्यू के अंदर, वो वापस आके यहाँ से निकल गई। ठीक है, तो ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक तरीका ऐसा प्रोसेस है, रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी की वेरियस टाइप की एक्टिविटी के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग फूड को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और तोड़ेगा तभी फूड जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन तभी होगा जब हम लोग एयर से उसको इनहेल करेंगे, अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो साथ में हम लोग ऑक्सीजन भी ले जाते हैं अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। ओके, अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो देखो टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, एयर की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन। ठीक, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब बिना एयर के ही हो जाता है ये रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एयर में बेसिकली क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, अभी हमने बात की, जो ऑक्सीजन होता है वो फूड के साथ जुड़ता है और फिर फूड को ब्रेक डाउन करता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जाके माइटोकॉन्ड्रिया में सेव होती है, यहाँ पर इसलिए बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती। किस केस में ऐसा होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़े बॉडी को, तो जब हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से रन कर रही होती है, या फिर बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रही होती है, बहुत सारा वर्कलोड कर रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, जब बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी ऑक्सीजन भी चाहिए। अब इतनी ऑक्सीजन हम एक बार में इनहेल कैसे करेंगे, नहीं ले पाएंगे, ना ही इतनी सारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस टाइम पीरियड पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की होती है। इसलिए हमारी जो मसल्स हैं जिनसे हम वर्क करा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करती हैं, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुद से रेस्पिरेशन करने लगती हैं। मीन्स फूड को तोड़ तोड़ के वो एनर्जी रिलीज कराती रहती हैं और हमसे वर्क कराती रहती हैं। ठीक है, तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा कब होता है, जब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब एक और दोनों में इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप देखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जब कोई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी ज़्यादा, तो 38 ATP फॉर्म होते हैं यहाँ पर।
ठीक है, मीन्स ये एटीपी क्या है, एक तरह का एनर्जी क्वाइन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाए तो एक बार में फूड को तोड़ने के बाद सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। सोचो कितना कम एनर्जी अमाउंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। और जहाँ पर ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से फूड को ब्रेक डाउन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये होता है दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में डिफरेंस। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की गई है। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल, मीन्स हमारे नोज़ से, नोज़ के जो ये होल हैं इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है और ये हमारा लंग्स तक वर्क करता है, ठीक है। तो बीच बीच में जितने भी ऑर्गन हैं वो सब इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर में आते हैं। जैसे कि नॉस्ट्रिल हो गया फर्स्ट ऑर्गन, नज़ल कैविटी, उसके एयर जहाँ जाती है उसके बाद फिर यहाँ पर एक कैविटी होती है जहाँ पर एयर फिल होती है, और फेरिंग्स जहाँ से होते हुए नीचे जाते हैं ये, उसके बाद लैरिंग्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, ये पूरा एरिया जिसका पास वाला है, और ब्रोंकाई होता है, लंग होता है, इसके अंदर दो ब्रोंकाई में टूट जाते हैं ये, और ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नज़ल कैविटी, ये हमारा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के अंदर पूरी नज़ल कैविटी है, यहाँ से एयर होते हुए पास थ्रू होती है। और फिर देखो जो नोज़ और फूड के बीच में, जो जहाँ से फूड हमारा जाता है और जहाँ से एयर जाती है, तो उसके बीच का एक कॉमन पाथ होता है जिसको कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद जस्ट होता है लैरिंग्स, इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, यानी कि यहीं से वाइब्रेशन के थ्रू आवाज़ निकलती है, ठीक है। और इसके बाद आता है ट्रैकिया, एक लंबा सा पाइप जो लंग्स तक लेके जाता है पूरी एयर को, और 2 लंग होते हैं यहाँ पर, और यही ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होके अलग अलग दोनों लंग को वो एयर पास करता है, ठीक है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है, कि किसका क्या वर्क होता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, ओके। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे नोज़ की। तो नोज़ क्या काम करता है, एयर को सबसे पहले एंट्री कौन देता है, नोज़ देता है, ठीक है। अब इसने नोज़ ने एंट्री दे दी एयर को, और कहाँ पहुँचाया, और एंट्री कहाँ से दी, नॉस्ट्रिल से दी। नॉस्ट्रिल जो हमारे दोनों होल हैं उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब ये एयर अंदर गया, यहाँ से एयर अंदर गया, तो यहाँ पर एक कैविटी होती है, चैम्बर होता है जहाँ पर एयर इकट्ठा होती है, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद फिर वो नीचे पास थ्रू होती है, ठीक। अब इस चैम्बर में पहुंची, चैम्बर के बाद वो नीचे जाएगी। अब इसी नज़ल कैविटी में, ठीक है, मतलब नॉस्ट्रिल से पास होता हुआ जो जाता है, उसी कैविटी के अंदर बहुत सारे हेयर लाइन होती हैं, मतलब हेयरी, आप लोग देखोगे हेयर, नॉस्ट्रिल के अंदर आपको थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक। तो वो हेयर्स जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का म्यूकस रिलीज़ करते हैं, और पूरा जो पाथ होता है, नज़ल पाथ होता है पूरा, उसको थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, और जितना भी हमारा एयर अंदर जाता है उसके डस्ट पार्टिकल को वही रोक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और बिल्कुल फ्रेश एयर हमारे अंदर जाती है। ये जो हेयर्स होते हैं ये भी डस्ट पार्टिकल को और जर्म्स को वहीं पर रोक लेते हैं, और म्यूकस उसको अच्छे से उसको किल कर देता है, मतलब जो भी जर्म्स होंगे उसको किल कर देगा। मीन्स डस्ट और जर्म दोनों से ये प्रिवेंट करते हैं इसको, ठीक है। अब नोज़ हैज़ सम स्पेशल सेल, ठीक है, जो स्मेल, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स भी पाई जाती हैं जो स्मेल को सेंस कर सकती हैं, ठीक। क्योंकि डिफरेंट स्मेल का हम लोग कहाँ से पता करते हैं, नोज़ से ही पता करते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो स्मेल को भी पता लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये नोज़ के वर्क होते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग, जब आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो एयर को यहाँ से इस पाथ से होते हुए एयर जाती है आपके और नीचे जाती है, ठीक है, और वापस से इसी पाथ से वो आती है। जब आप मुंह खोलते हो तो वहाँ से भी आप हवा ले लेते हो, ठीक है, एयर वहाँ से भी चली जाती है, लेकिन वहाँ पर डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बना होता है हमारे माउथ में, इसलिए हमें ज़्यादातर सांस जो लेनी चाहिए नज़ल से ही लेनी चाहिए, मतलब नोज़ से ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आती है। अब देखो फेरिंग्स क्या होता है।
देखो हम लोग जब फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड खाते हैं तो इसी पाइप से होता हुआ वो अंदर जाता है, अपने फूड पाइप में जाता है, ठीक। और जब नाक से एयर लेते हैं तो इसी चैम्बर से होता हुआ इधर जाता है। अब देखो फूड का जो चैम्बर है और नज़र का जो चैम्बर है वो साथ में आकर एक पाइप में एक जगह पर ऐसा होता है, दोनों साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उस जगह पर वो जो जगह होती है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, वो एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। उस एरिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पार्ट फैलाता है फेरिंग्स का, ठीक है। अब ये लोग मिल जाते हैं। सोचो हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद वो ट्रैकिया में चला गया, ट्रैकिया मतलब कि जो हमारा विंड पाइप है उसमें चला गया खाना, तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर एक लगा होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन टाइप का लगा होता है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो तुरंत उसको फट से बंद कर देता है, ठीक है, अपने विंड पाइप को, कि विंड पाइप में खाना ना चला जाए, और तो वो सीधा अपने फूड पाइप से होता हुआ नीचे चला आता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस एक तरह का एरिया होता है, एक फ्लिप कवर टाइप का होता है, वो उसको बंद कर देता है अपने विंड पाइप को, ठीक है। तो ये इसके जस्ट ऊपर वाला फेरिंग्स का एरिया होता है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो, कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड का एक, ठीक है। अब ये पूरा जो पैसेज होता है ट्रैकिया तक लेके जाता है। वहीं पर बीच में एक पार्ट होता है लैरिंग्स का। अब ये लैरिंग्स क्या करता है, तो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग जब बोलते हैं उस टाइम पे बोलने के समय एयर जो हमारे ट्रैकिया से होते हुए जा रही है उसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है लैरिंग्स पे। लैरिंग्स एक तरह का डबल फ्लिप कवर, एक ऐसे फटाफट नीचे ऊपर करने वाला एक फ्लिप कवर टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा फेरिंग्स का ऊपर से स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स का सॉरी। तो ये दो कवर लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये खुलती रहती है इसी एयर के वाइब्रेशन से, बंद होती रहती है, ज़्यादा खुलती रहती है, कम बंद होती है, तो इसी की वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कवर है दोनों, उसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहीं पर आपको एपिग्लॉटिस बता दें, इसी जगह पर एपिग्लॉटिस लगा होता है जो अपने विंड पाइप को पूरी तरह से बंद कर देता है जब भी हम फूड को सॉलो करते हैं, मीन्स निगलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैरिंग्स। अब ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों के बाद एक नीचे वे जाता है लंग तक, ठीक है। मीन्स एक पाइप जाता है लंग तक जाता है, ये इसी को कहते हैं हम ट्रैकिया, ठीक है। ये पाइप एकदम मस्कुलर पाइप होता है, तो ये कोलैप्स ना कर जाए, मतलब ये बीच से कभी चिपक ना जाए, इसके लिए इसका एक स्ट्रक्चर बना रहे, इसके लिए यहाँ पर एक सी लाइक स्ट्रक्चर, एक सी शेप, इस तरह के कई सारे स्ट्रक्चर से ये पूरा कवर होता है ऊपर से नीचे तक। आप लोग देख रहे हो ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर का, जो सी शेप का है और पूरी तरह से इस पाइप को कवर कर रखा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है ये बना होता है एक कॉर्टिलेजिनस मटेरियल से, जो एक बोन लाइक मटेरियल होता है, लेकिन बोन जैसा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। जिसके हम लोग कान होते हैं ना हम लोग के ईयर, तो ये आप लोग देखोगे थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इतने भी सॉफ्ट नहीं होते कि बिल्कुल मस्कुलर पार्ट है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि होता है एक कॉर्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिससे आराम से ये इधर उधर मुड़ सकते हैं। तो वैसा ही कुछ मटेरियल यहाँ पर भी लगा होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिलेजिनस मटेरियल, ठीक है। ये सी शेप का लगा हुआ पूरे पाइप को ये प्रोटेक्ट करके रखता है कि कहीं भी कोलैप्स ना हो जाए, मीन्स ये कहीं पिचक गया तो एयर अंदर आने में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और एयर अंदर नहीं आई तो हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे, और अगर लंग्स काम नहीं करे तो हार्ट भी नहीं करेगा, मीन्स हमारा पूरा जो बॉडी है वो डेड हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रैकिया है ऊपर से नीचे तक तो आता है, और आने के बाद जब दो लंग उसको लेफ्ट और राइट मिलते हैं तो वहीं पर ये डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस में। इन दोनों ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैकिया। अब ब्रोंकाई क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया ट्रैकिया टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक
लेफ्ट लंग को जाता है, एक राइट लंग को जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है ब्रोंकाई, जो आया है ट्रैकिया से डिवाइड होकर। अब ये ब्रोंकाई फिर से फर्दर फिर डिवीज़न इसका स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे पेड़ों की शाखाएं होती हैं, बिल्कुल वैसे ही उसकी ब्रांचेस की तरह ही ये एक ब्रांच, फिर उससे आगे निकली दूसरी ब्रांच, इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई की ब्रांचेस निकलती है इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ये ब्रोंक्यूल्स के आगे बिल्कुल टिप पर जो ब्रांच होती है उनमें बहुत सारे छोटे 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इतने छोटे कि आप बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में आप इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो मिलियंस ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वोलाई ही मेन काम करते हैं एयर को ब्लड से एक्सचेंज करने का, मीन्स ब्लड में देने का। ठीक है, ऑक्सीजन को ब्लड में देने का, आप ये समझो। उसके बाद दोनों लंग में मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं। आप देखो इसको, समझो कितने एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं एक एक लंग में। ओके, तो ये हो गया ब्रोंकस। अब लंग, जो लंग होता है हमेशा पेयर में होता है, ये बात आपको पता होगी। एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। ठीक है, अभी ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, बन रहा था ब्रोंकाई, और एक इस लंग में जा रहा था ब्रोंकाई, एक दूसरे लंग में ब्रोंकाई जा रहा था। ठीक है, ये जो दोनों लंग होते हैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो जो राइट वाला लंग होता है ना, ये जो राइट वाला लंग है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा इसका बड़ा होता है। ये 3 लोब का बना होता है, उसमें 3 लोब होते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 लोब हैं। ठीक है, बट जो लेफ्ट वाला लंग होता है इसमें सिर्फ 2 लोब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सुपीरियर लोब, एक इन्फीरियर लोब, यहाँ पर एक मिडिल लोब भी है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो लंग होते हैं ये कहाँ पर रेस्ट करते हैं? तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम। ठीक है, इसी पर ये लोग रेस्ट करते हैं। डायाफ्राम एक मस्कुलर शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है, डिवाइड करता है। ये होती है हमारी थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाली, इससे नीचे वाली जो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा प्रेजेंट होता है, वो सब एब्डोमेन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। आप कह सकते हो दूसरी ये वाली कैविटी अलग कर सकती है और इसके नीचे वाली कैविटी को अलग कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है लंग। ठीक है, अब ये जो लंग है, लंग चारों तरफ से किससे प्रोटेक्ट होता है? तो एक रिब्स से प्रोटेक्ट होता है। इसके चारों ओर हमने एक फिगर नहीं लगाया है, अभी मैं दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से रिब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे हमारे लंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, चारों तरफ से ढक कर रखते हैं। ठीक है, तो रिब केज इसको बोलते हैं, रिब केज से पूरा प्रोटेक्ट होते हैं। और रिब केज के अंदर भी अगर देखो तो दोनों लंग एक दो तरह की सॉरी 2 मेम्ब्रेन से घिरी होती है। मीन्स चारों तरफ से जो कवरिंग वाला एक मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरा बोलते हैं। एक आउटर प्लूरा होती है, एक इनर प्लूरा होती है। अब दोनों प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है, एक ये मेम्ब्रेन जा रही है, एक ये जा रही है, इन दोनों के बीच एक स्पेस होता है। ठीक है, इसी स्पेस में एक तरह का फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, लिक्विड फिल होता है, जो कि किसी भी तरह का हमें शॉक लग गया, एकदम से इंजरी हो गई, तो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है और फ्लूइड है। ठीक है, तो ये हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा लंग का स्ट्रक्चर। अब गैसेस एक्सचेंज इन लंग। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है लंग में? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने बताया अपने नाक से, नोज से एयर को लेके जाते हैं, ट्रैकिया तक लेके जाते हैं, और ट्रैकिया के बाद फिर नीचे आकर वो कहाँ आता है? लंग में आता है एयर। और लंग के अंदर भी बताया हमने ब्रोंकाई का आगे का जो फर्दर डिवीज़न है उसके भी आगे टिप पर एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो तो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये जो एल्वोलाई होते हैं ये बहुत सारी पतली पतली बिल्कुल टाइनी कैपिलरी, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उससे पूरी तरह से कवर होती है, बिल्कुल घनी घनी। यहाँ पर देखो आप लोग को ब्लू एंड रेड कलर की कैपिलरी दिख रही है जो पूरे एल्वोलाई को कवर कर रही है, एकदम अच्छे से टाइटली पैक हुए। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? इन दोनों की जो वॉल है, मीन्स एक एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है और
कैपिलरी की मेम्ब्रेन, ये दोनों एक दूसरे से शेयर करती है। क्या क्या शेयर करती है? तो गैस को शेयर करती है। ठीक है, मतलब अपने मेम्ब्रेन को शेयर करती है। तो यहाँ से जो गैस है वो इधर चली जाती है और उधर की गैस इधर आ जाती है। ठीक है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेके एल्वोलाई तक पहुँचाते हैं, तो एल्वोलाई क्या करती है, वहीं से ऑक्सीजन को क्या दे देती है, ऑक्सीजन को लेकर ब्लड को दे देती है। ऑक्सीजन को लिया और ब्लड को दे दिया। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वहीं पर क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से आ गया इधर और ऑक्सीजन है वो इधर चला गया ब्लड पे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होते एल्वोलाई में आ गया है तो ये बाहर भी निकलेगा। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो अंदर जितना भी एल्वोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो वापस चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं। एक बार हमने क्या किया, नाक से हवा ली, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भी थी। उस ऑक्सीजन को अंदर ले गए, लंग तक ले गए और लंग के बाद वो एल्वोलाई तक पहुंच गई। एल्वोलाई से जुड़ी होती है कई सारी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो वहीं पर एल्वोलाई ने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन को दे दिया ब्लड के पास और ब्लड से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जैसे ही और लेने के बाद फिर से जब हम लोगों ने एक्सहेल किया, मतलब वापस से सांस छोड़ी, तो तुरंत हमने बाहर निकाल दिया उसको। ठीक है, तो इस तरह से होता है गैसेस एक्सचेंज। अब ये लोग ऑक्सीजन का क्या करते हैं तो ये अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए। अब क्या होता है, देखो आप फिर से मैकेनिज्म समझो। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन भेजी ट्रैकिया से होते हुए अंदर और अंदर जाके वो लंग के अंदर आ गई। लंग के अंदर प्रेजेंट है कई सारी एल्वोलाइज। ठीक है, इन एल्वोलाइज के अंदर आ गई ऑक्सीजन। ठीक है, सोचो आप ये ऑक्सीजन यहाँ पर इसके अंदर एंटर कर गई। ये आप देखो ये एल्वोलाई है। ठीक है, एल्वोलाई से बिल्कुल अटैच होती हुई ब्लड की कैपिलरीज जाती हुई हैं। ठीक है, इसी कैपिलरीज से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। वहीं पर कैसे होता है, अंदर एल्वोलाई के पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसने दे दिया ब्लड को ऑक्सीजन। ब्लड के पास प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसने दे दिया एल्वोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ऑक्सीजन अंदर चली गई, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वोलाई से होते हुए बाहर आई और बाहर निकल के वो कहाँ चली गई, ट्रैकिया के से होते हुए नज़ल के पास चली गई और नाक से होते हुए बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। ओके, ये हो गया। अब फेज इन रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन, मीन्स पूरी मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, देखो पहले हम इसके ट्रैक को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल के पास एयर आई, ठीक है, और नॉस्ट्रिल ने भेजा उसको नज़ल कैविटी में। ठीक है, और नज़ल कैविटी के पास एयर गई, उसके बाद फिर कहाँ गई, फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में चली गई, फिर ब्रोंकस में चली गई, ब्रोंक्यूल में चली गई, आफ्टर ऑल वो पहुंच गई एल्वोलाई तक। ठीक है, अब एल्वोलाई से वापस कैसे जाती है, तो यहाँ पर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वापस वो ब्रोंक्यूल तक गई, फिर ब्रोंकस तक गई, फिर ट्रैकिया तक गई, फिर लैरिंग्स तक गई, फिर फेरिंग्स तक गई, फिर नेजल कैविटी के पास पहुंची और फिर नॉस्ट्रिल पे आ गई और बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये पूरा फेजेस होती हैं, ये पूरी मैकेनिज्म होती है रेस्पिरेशन की। उसमें 3 मेन मैकेनिज्म होती है, जैसे कि ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन्स पूरे रेस्पिरेशन में 3 मेन मैकेनिज्म काम करती हैं। एक तो ब्रीदिंग काम करती है, जिससे जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीथिंग की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो अभी हमने बताया कि अब ऑक्सीजन तो एल्वोलाई से निकलकर ब्लड तक पहुंची, अब ब्लड ने उसको जाकर टिश्यू को दे दिया, अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आई ब्लड तक, ब्लड के बाद आके वो एल्वोलाई तक पहुंच गई, तो ये क्या हो गया, गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, जब ऑक्सीजन गई है टिश्यू के पास तो वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी। मीन्स सेल्स के पास जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको तोड़ेगी और तोड़ने के बाद उससे एनर्जी रिलीज कराएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस में बनेगी उसको लेके वो वापस आएगी एल्वोलाई तक। ठीक है, तो ये 3 फेजेस इन्वॉल्व होती है पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब देखो एक एक करके सबको समझेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है, तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होती है
इंस्पिरेशन और सेकेंड होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हम एयर को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर ले जाते हैं। एक्सपिरेशन मतलब अंदर से जो एयर आई है उसको बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग की। ओके, एक बार हमने सांस को अंदर लिया, इंस्पिरेशन कहते हैं उसको, और सांस को बाहर छोड़ा उसको एक्सपिरेशन कहते हैं। तो बस 2 ही फेजेस इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग में। अब आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो, अभी हम इसके लिए हम बात कर चुके हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, ऑक्सीजन कहाँ आई? हमारे ट्रैकिया से होते हुए लंग तक आई, लंग के पास जाके वो एल्वोलाई तक पहुंची। अब एल्वोलाई में आ जाते हैं हम लोग। एल्वोलाई के अंदर एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन को वहीं से छोड़ दिया जाता है, कहाँ पर? ब्लड में, ठीक, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जाती है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, बॉडी के हर एक सेल में ब्लड के थ्रू होते हुए चली जाती है, ठीक है, और वहाँ से जहाँ जहाँ भी सेल होती है वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस एल्वोलाई तक आ जाती है। इसे कहते हैं गैसेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस जो होती है, आप सोचो, एल्वोलाई क्या कर रही है? ऑक्सीजन को ब्लड को दे रही है, ब्लड क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एल्वोलाई को दे रहा है। तो ये एक्सचेंज कैसे होता है? ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न की एक प्रोसेस से ही ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है। इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल का ट्रांसफ़र होना। मीन्स जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, चलो यहाँ फिर से बनाते हैं, ओके, जस्ट वेट, ओके, चलो, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का किधर है? एल्वोलाई के साइड। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र होना है ऑक्सीजन को, तो किधर जाएगी? वो ब्लड की तरफ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एल्वोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ब्लड के पास जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो किधर मूव करेगी? वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी किस पर बेस्ड है? डिफ्यूज़न पर बेस्ड है, ठीक है। डिफ्यूज़न के थ्रू ही ये गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यही काम, सेम डिफ्यूज़न का काम ही सेलुलर रेस्पिरेशन, जब वो सेल के पास ट्रांसफ़र होती है वहाँ पर भी यही काम होता है। कैसे होता है? देखो, थर्ड फेज़ है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? अब देखो, ब्लड लेके आ रहा है ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन वो एल्वोलाई से लेते हुए आया, हर एक सेल के पास जाकर वो दे रहा है, ठीक है। अब देखो, एक सेल के पास पहुंचा, ठीक है, उसने दे दिया उसको ऑक्सीजन। अब दिया ऑक्सीजन, वहाँ पर पहले से बहुत सारी मेटाबॉलिक वर्क चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं टिश्यू के अंदर, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और CO2 फॉर्म होता है, वहाँ पर H2O फॉर्म होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, ठीक है। अब ये CO2 को बाहर भी करना है, भाई टिश्यू में एक एक्स्ट्रा फालतू का मटेरियल बन गया है CO2, उसको बाहर भी करना है। तो यहाँ पर बॉडी के सेल में CO2 जो प्रेजेंट होता है वहाँ से वो निकल कर आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये ब्लड के पास आ गया CO2 यहाँ पर, और ऑक्सीजन चला गया हमारी सेल के पास। देखो, यहाँ पर उल्टा एक्सचेंज हो रहा है। हम लोग एल्वोलाई में क्या कर रहे थे? एल्वोलाई से ऑक्सीजन को ब्लड में फेंक रहे थे और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में फेंक रहे थे। यहाँ पर जस्ट केस उल्टा है। यहाँ पर हम ब्लड से ऑक्सीजन को दे रहे हैं बॉडी सेल के पास, और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके दे रहे हैं ब्लड के पास, ठीक है। ये भी प्रोसेस डिफ्यूज़न से ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब ब्लड लेके फिर से वापस जाएगा एल्वोलाई के पास, कहेगा भाई एक्सचेंज कर दो, CO2 तुम ले लो, ऑक्सीजन हमको दे दो, फिर से हम बॉडी सेल के पास जाएंगे। तो ये जो एक्सचेंज होता है चलता रहता है। अब यही जो होती है, ये जो हमने बताया कि ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी सेल के पास जब मिलती है तो फूड को के साथ
कनेक्ट होके उसको ब्रेक डाउन करती है और बहुत सारी एनर्जी निकालती है, CO2 फॉर्म करती है, H2O फॉर्म करती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग जब एक्सहेल करते हैं मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर भी निकलता है। आप लोग ऐसे हाथ करके देखो तो जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो हल्का सा आपका जो हैंड है हल्का सा आपको लगेगा कुछ मॉइस्चर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर भी बन रहा होता है, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वाटर भी CO2 के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों कंप्लीट हो गई, एक ब्रीदिंग हो गई और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया और तीसरा हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है इसमें हमने बताया था कि 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इनहेलेशन, दूसरी होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन मतलब एक्सपीरेशन। इन मतलब हमने हवा को एंट्री दी और एक्स मतलब अपने एयर को बाहर निकाला। ठीक है, तो इन मतलब हम जब हवा को अंदर खींचते हैं मतलब सांस लेते हैं और एक्सपीरेशन मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हम आते हैं हमारे लंग्स में, उसके आसपास क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो व्हेन एयर इज रीच द लंग देन क्या होता है? देखो 3 चीज़ें होती हैं, रिब एंड स्टर्नम राइज होते हैं। रिब एंड स्टर्नम क्या है? ये क्या है? ये हमारा रिब केज है और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये स्टर्नम कहलाता है। ठीक है, तो रिब है और रिब केज यानी ये जो पूरा एरिया है वो ऊपर की तरफ राइज होता है, फूलता है ना। आप सांस लेके देखो, जब सांस जोर से लेते हो तो ये वाला एरिया हमारा ऊपर की तरफ आता है, फूलता है। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स इंक्रीज, जो हमारा वॉल्यूम है यहाँ का साइज जो है वो पूरा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और डायाफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायाफ्राम क्या है? एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है मस्कुलर जो लंग को रेस्ट देता है, लंग उसी के ऊपर जस्ट रखा होता है। तो इसको ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स फ्लैटेड होता है। ठीक है, फ्लैट हो जाता है। और तो ये तीनों चेंजेस आते हैं। अब जब आप एक्सहेल करते हो तो जस्ट इन्हीं तीनों के अपोजिट वर्क होता है। क्या होता है? जब हम आउट कर रहे हैं तो वापस से रिब और स्टर्नम अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, जो उनकी पोजीशन थी एक्चुअल। और वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स, जो थॉरिक्स का वॉल्यूम बढ़ गया है वो लाइट हो जाएगा, मीन्स अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, कम हो जाएगा मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। और डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, मीन्स वो अपने आर्क शेप मतलब एक डोम शेप होता है वो इस तरह के वो इस तरह से रखा होता है। ठीक है, तो वो उस तरह से अपना पोजीशन ले लेगा। तो तीन चीज़ें इसमें चेंज होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा मैकेनिज्म में। चलो फिर से देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब हम एयर को लेते हैं तो एयर लेते ही क्या होता है? हमारे लंग्स फूल जाते हैं। फूलेंगे भाई, उसमें एयर भर रही है। जब वो फूलेंगे तो क्या होगा? यहाँ का साइज़ जो हमारे थोरेसिक एरिया का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। मानते हो इस बात को? ठीक है, और इसके साइड पे जो प्रोटेक्ट करने वाले, लंग को प्रोटेक्ट करने वाले रिब केज लगे हुए हैं प्लस ये बीच वाला स्टर्नम लगा हुआ है, ये क्या होगा? राइज होगा, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, और नीचे का जो डायाफ्राम है वो थोड़ा फ्लैटेड हो जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा फिर से जब हमने वापस से गैस को एक्सहेल किया मतलब बाहर छोड़ा तो क्या हुआ? ये हमारा जो लंग था अपने वापस अपने साइज में आ जाता है, जो रिब केज है, स्टर्नम है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। और जो ये डायाफ्राम है फिर से अपना डोम शेप ले लेता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रिलैक्स स्टेज में आ जाता है, जैसा कि वो होता है, ऐसे डोम शेप होता है। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग की। ये हो गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो हम लोग एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है? रिब है हमारा और स्टर्नम है वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ फैलता हुआ दिखाई देगा। और जो रिब एक्सहेल करते हैं तो रिब और स्टर्नम हमारा इनवर्ट आएगा। ठीक है, वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा। इनहेल में क्या होता है? जब डायाफ्राम का सिचुएशन देखो तो वो फ्लैटेड पोर्शन में आ जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होके। और जो इनहेलेशन होता है उसमें डायाफ्राम वापस से अपनी डोम शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, ऐसा कर्व में होता है ना, इस तरह का ये होता है डोम शेप और ये होता है थोड़ा फ्लैटेड। ठीक है, तो ये इन लोग के स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब
लंग्स जो है जब हम इनहेल करते हैं उनमें एयर भर जाती है तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर से, ठीक है। और जब लंग रिलैक्स होते हैं तो उसमें जो प्रेशर होता है वो वापस अपना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, लंग का प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक एयर हायर प्रेशर हो जाता है और इसका जो लंग का प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। मीन्स जब हम बाहर से एयर को अंदर लेते हैं तो लंग का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और बाहर का प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर से एयर ले रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट होता है अंदर जाने में, ठीक है। और जब हम अंदर की एयर को बाहर निकालते हैं तब क्या होता है, तब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो लो होता है और हमारा लंग का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम एक प्रेशर के साथ बाहर को गैस छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेन डिफरेंस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, उसी का ये पार्ट लिया है हमने। अब देखो, अब जब हम लोग एयर लेते हैं, हम बार बार कह रहे हैं ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें खाली ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं एटमॉस्फेयर से, बहुत सारी गैसेस लेते हैं, ठीक है। सारी गैसेस को मिला के हम अंदर लेते हैं और कुछ गैसेस का यूज़ कर लेते हैं अंदर और कुछ गैसेस उसमें ऐड कर देते हैं, फिर हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें चेंज होता है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर सब मिला के अंदर लेते हैं, ठीक है। उसमें से जब हम अंदर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन होती है, और जब हम आउट करते हैं, मतलब अंदर की जो ऑक्सीजन मीन्स गैस है उसको बाहर जब निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो सिर्फ 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है, उसमें की 5% ऑक्सीजन अंदर ही यूज़ हो जाती है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं तो वो होती है 0.04% या 0.03%, और जब हम उसको निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से तो और ज़्यादा निकलती है ना, तो जब ज़्यादा हो जाती है तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा एज इट इज जितना जाता है उतना ही वापस आता है। मीन्स अगर हम 79% या 78% लेते हैं तो अप्रॉक्स 78% ही वो वापस आ जाता है, ठीक है, या फिर 79%। अब वाटर वेपर है, यहाँ जब हम लेते हैं गैस को बाहर से, जब हम अंदर लेते हैं तो वो लो होता है, लेकिन जब अंदर से हम बाहर फेंकते हैं तो वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा होता है ब्रेक डाउन करके फूड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O यानी हमारा वाटर भी फॉर्म हो रहा होता है, तो दोनों को साथ में हम निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है गैसेस का, ओके। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हम लोग लंग समझ गए, पूरा मैकेनिज्म समझ गए रेस्पिरेशन का, सारे ऑर्गन के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं हमारे, कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़, वो कौन कौन सी होती हैं और क्यों हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट जानेंगे, ठीक है। तो पहला है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये ब्रोंकाइटिस जो डिजीज़ है वो क्यों होता है, अस्थमा क्यों होता है, निमोनिया क्यों होता है, ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है, एक्चुअली एक तरह का ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे अंदर के जो ब्रोंकाई हैं, उनके जो लूमेन होता है, मीन्स अंदर का जो स्पेस होता है, वहाँ पर एक स्पेस कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो मेम्ब्रेन है कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन करने लगती है, मीन्स कुछ सिक्रेशन प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो वॉल है पूरी इसकी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और हमें स्वेलिंग उसमें आ जाती है। अब देखो, कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, इनको हम लोग देखेंगे। पूरा लंग पढ़ चुके, उसका मैकेनिज्म पढ़ चुके, और उसमें जो जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वो सब कुछ हम लोग देख लिए, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी हो जाती हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कॉमन डिजीज़ है जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। ये कॉमन डिजीज़ हैं जो अक्सर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो ब्रोंकाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन डिजीज़ है। कौन सा इन्फेक्शन है? तो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। या फिर स्मोकिंग कर रहे हो आप, या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, तो उस केस में आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्रोंकाई की वॉल होती है, मतलब पूरा ब्रोंकाई की ट्यूब होती है, वो उसमें उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ लिक्विड का, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेमेशन, ठीक है।
तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ की जो वॉल होती है वो बहुत नैरो हो जाती है और स्वेलन हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि जो पूरा पैसेज है वो शट हो जाता है, पूरा पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक, आप नॉर्मल वाला जो ल्यूमेन है वो देखो, वो इंक्रीज है, काफ़ी स्पेसियस है, लेकिन जो आपका इन्फेक्टेड वाला ल्यूमेन है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है, म्यूकस एक तरह का इन्फ्लेमेट हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ की वॉल थिक हो रही है और नैरो होती जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, हम लोग ठीक से इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, तो ये तरह की प्रॉब्लम आती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो कुछ बैलेंस डाइट लेना है, अपना ध्यान रखना है, हैंड वॉश करना है कि किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हमारे पास ना आए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बस इतना आपको ध्यान रखना है, एक शॉर्ट नोट में बस आपको इतना ही देना है। ठीक है, तो ये ब्रोंकाइटिस हो गया। दूसरा है अस्थमा। तो अस्थमा क्या है, अस्थमा देखो एक तरह का डिजीज़ होता है, वो अक्सर लोगों को हो जाता है ना। ये एक तरह का ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हर टाइम पे एक तरह का आपको अटैक जैसा पड़ेगा, अस्थमैटिक अटैक, और उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे नॉर्मल आदमी जीता रहता है, लेकिन किसी किसी टाइम पे उसको एक अटैक सा होता है और उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में, और विजलिंग होती है। विजिंग मतलब कि कुछ विसल टाइप की सुनाई देती है। स्नीजिंग मीन्स आपको एक विशल टाइप की, आपको सांस लेने में सीटी की आवाज़ जैसे सुनाई देती है, उसको कहते हैं विजिंग। ठीक, और ब्रीथ करने में आपको शॉर्टनेस होगी, थोड़ी थोड़ी सी ब्रीथ आप ले पाओगे, टाइटनेस फील होती है यहाँ पर। ठीक है, तो वो होता है अस्थमा, एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इसमें भी इन्फ्लेमेशन ही होता है और स्वेलन हो जाता है, पूरा जो एयर पैसेज है पूरा स्वेलन हो जाता है। इस डिजीज़ को हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। अब क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है, तो क्रॉनिक का मतलब होता है जो हार्ट से रिलेटेड अपने नर्व्स की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट पे भी कुछ ब्लड सर्कुलेशन है, वो सब जा रहा होता है, आ रहा होता है, तो उस तरह की कुछ डिजीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है अस्थमा में। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है इसका, पॉल्यूशन। ज़्यादातर आप लोग देखोगे अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में जब रहते हैं तो उनको अस्थमैटिक अटैक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि एक फ्रेश एयर में रहें और अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। ठीक है, और किसी भी तरह की एलर्जी है, जैसे कि फरवरी का जो टाइम होता है उस टाइम पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ के आते रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो उससे भी इन्फेक्शन होता है उनको बहुत ज़्यादा। जब वो डस्टिंग करते हैं, धूल उल से उनको इन्फेक्शन होता है अस्थमा के पेशेंट को, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है उनको। ट्रीटमेंट केवल उसका मेडिसिन है, और उसके अलावा एक इन्हेलर आता है जिसके थ्रू वो लोग मतलब नाक पे लगा के अच्छे से सांस लेते हैं, तो थोड़ा सा जो एयर पैसेज है वो थोड़ा ओपन होता है। ठीक है, तो ये होता है अस्थमा। यहाँ पर देखो आपको पिक्चर दिखाई गई है, जो इसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है वो इस तरह से आपको दिखेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर ल्यूमेन जो है इसका मतलब इसका जो वॉल है वो थिक हो जाएगा और कहीं कहीं पैसेज को वो रोकेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब निमोनिया क्या होता है, तो निमोनिया आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत कॉमन है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक बैक्टीरिया जब हमारे नोज़ के थ्रू, एयर के थ्रू एंटर कर जाता है अंदर, लंग्स तक इन्फेक्शन कर देता है, तो निमोनिया हो जाता है। ठीक है, मतलब ये इतना घातक होता है कि बैक्टीरिया अंदर गया हमारे लंग्स के, तो जगह जगह पर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है, जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक फ्लूइड लिक्विड फिल होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फीवर कभी कभी आता है, और चिलिंग होती है, पेन में जो चेस्ट होता है हमारा वहाँ पर पेन होता है, और इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट से सही हो सकता है। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको। तो एक तरह का ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरिया इनहेल करने की वजह से ही ये होता है। ठीक है, तो ये अब ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ ये भी है, जब बैक्टीरिया हमारी एयर के थ्रू अंदर चले जाते हैं तो पूरे लंग को इन्फेक्ट करते हैं और बहुत भयानक इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, टीबी जिसको बोलते हैं इस डिजीज़ को हम, और इतना इन्फेक्शन कर देते हैं कि लंग्स जो है हमारे, ये छोटे छोटे पैचेस धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, और जैसे ही ये बैक्टीरिया बढ़ते चले जाते हैं, ग्रो करते चले जाते हैं, हमारे पूरे लंग को ये ख़राब करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और इसका ट्रीटमेंट ये है कि बीसीजी का वैक्सीन हमेशा लगवाना चाहिए जो छोटे में बच्चे होते हैं, और उन एंटीबायोटिक है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसका ट्रीटमेंट देता है। ठीक है,
तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, कॉमन है, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। ओके, तो हो गया, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।